हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अगले पार्ट की यानी सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल सरफेसेस के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्राइमरी कंट्रोल सरफेस क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो जितने भी हमारे प्राइमरी कंट्रोल सरफेसेस थे यानी कि एलिरॉन, एलिवेटर और रडर, ये तीनों का काम हमने देखा था कि एयरक्राफ्ट का एटीट्यूड चेंज करना है, यानी उनका कंट्रोल करना, उनको मैन्यूवर कराना, इनका काम होता था। सेकेंडरी कंट्रोल सरफेसेस ऐसे होते हैं जो या तो प्राइमरी कंट्रोल सरफेस की हेल्प करते हैं या फिर वो एयरक्राफ्ट की हेल्प करते हैं ताकि एयरक्राफ्ट स्मूथली फ्लाई कर सके और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। ठीक है, तो इसमें जो डिवाइसेस हैं वो बहुत ढेर सारे डिवाइसेस हैं जो कि मतलब इनडायरेक्ट वे में एयरक्राफ्ट को हेल्प करते हैं। डायरेक्टली तो प्राइमरी कंट्रोल सरफेस करते हैं, इनडायरेक्टली हैं, इसी वजह से उनको हम सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी कंट्रोल सरफेसेस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो मेनली तीन प्रकार के कंपोनेंट्स आते हैं। पहले आते हैं हमारे टैब्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टैब्स होते हैं जो प्राइमरी कंट्रोल सर्फेसेस को हेल्प करते हैं। फिर आते हैं हमारे हाई लिफ्ट डिवाइसेस जैसे कि फ्लैप हो गया, स्लैट स्लॉट हो गया, ये चीजें हैं। और तीसरे हमारे आते हैं ड्रैग इंड्यूसिंग डिवाइसेस, यानी ऐसे डिवाइसेस जो ड्रैग क्रिएट करते हैं जैसे कि स्पॉयलर्स हो गए, स्पीड ब्रेक्स हो गए, ये सारी चीजें। तो इनको हम देखने वाले अपने वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं टैब्स क्या होते हैं। तो टैब्स में बहुत प्रकार के टैब्स होते हैं। पहला होता है ट्रिम टैब। ट्रिम टैब का काम क्या होता है कि जितने भी हमारे प्राइमरी कंट्रोल सरफेसेस होते हैं उनके पिछले हिस्से में इनको लगाया जाता है। छोटे से होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, कोई बहुत बड़ा नहीं होता। और इनका काम क्या होता है कि जब भी कोई प्राइमरी कंट्रोल सरफेस ना किसी भी अपने डायरेक्शन से या तो अप जाए या डाउन जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले तो आपका एलेरॉन, तो एलेरॉन या तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा। जिस भी डायरेक्शन में जाएगा ट्रिम टैब उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये भी एक मूवेबल सरफेस होता है। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका एलेरॉन है जो स्मूथ है। जब इसको हम अप करेंगे तो एयर आएगा और एयर आके इस पर टकराएगा। जब एयर इस पर टकराएगा उस टाइम क्या होगा कि एयर चाहेगा कि इसको और ज्यादा मूव कर दिया जाए, बट पायलट कितना ज्यादा होल्ड करेगा। और जैसे जैसे हम देखते हैं कि एयरक्राफ्ट बहुत बड़े होते हैं, उनके जो साइजेस होते हैं और उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, पायलट के बस की बात नहीं होती है कि उसको होल्ड कर पाएगा कॉकपिट से। ठीक है, तो इसीलिए छोटे छोटे डिवाइसेस लगाए जाते हैं जो क्या करते हैं, इस आपके कंट्रोल सर्फेसेस पर अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं ताकि उसको अपनी जगह पर होल्ड किया जा सके जहां भी इसको लेके जाना है। ठीक है, फिर आते हैं आपके बैलेंस टैब। बैलेंस टैब का काम एग्जैक्टली सेम है एज आपका ट्रिम टैब, बस सिर्फ फर्क इतना है कि जो बैलेंस टैब्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, काम वही है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और एयरक्राफ्ट के जो कंट्रोल सर्फेसेस होते हैं उनको अपने पोजीशन में होल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है आपका सर्वो टैब्स। अभी जो सर्वो टैब्स हैं ये आजकल के जनरेशन के एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं। जितने भी मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट और हाई परफॉर्मेंस वाले एयरक्राफ्ट हैं उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनका भी लोकेशन वही है, जितने भी हमारे प्राइमरी कंट्रोल सरफेस होते हैं, एलेरॉन, रडर और एलिवेटर, इनके पिछले हिस्से में इनको लगाया जाता है। और इनका काम ये होता है कि जब एयरक्राफ्ट का ये प्राइमरी कंट्रोल सरफेस मूव करे तो जिस भी डायरेक्शन में मूव करेगा ये भी अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेगा। और इनका भी काम यही होता है कि जो भी एयरक्राफ्ट हैं उन एयरक्राफ्ट के जो प्राइमरी कंट्रोल सरफेसेस हैं उनको अपने पोजीशन में होल्ड करने की रिक्वायर्ड पावर देता है। ठीक है, एक बहुत खास बात है सर्वो टैब्स की कि ये इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं। ठीक है, यानी इनका कोई भी लिंकेज प्राइमरी कंट्रोल सरफेस से नहीं होता है, बल्कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम से सर्वो सिस्टम के द्वारा इसमें अलग से पावर दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी प्राइमरी कंट्रोल सरफेस खराब हो जाए, अगर वो अपनी जगह पर जाम हो जाए, स्टक हो जाए, नहीं चल रहा है, तो ऐसे केस में भी इसको आप मूव कर सकते हैं और एज ए बैकअप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एलिवेटर काम नहीं कर रहा है तो आप उसकी जगह पर उसका सर्वो टैब घुमा करके एलिवेटर का काम ले सकते हैं। ठीक है, और इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है एंटी सर्वो टैब्स या फिर एंटी बैलेंस टैब। अब इनका काम क्या है, अब देखिए आजकल के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं सारे के सारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट, उनका जितना भी लिंकेज है, यानी आपका प्राइमरी कंट्रोल सरफेस घुमाना हो, सर्वो टैब घुमाना हो या कोई अलग सरफेस घुमाना हो, सारे के सारे हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं या तो दोनों का मिक्सचर यानी इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक होता है। ठीक है, तो इन सारे केसेस में क्या है, पायलट का इनपुट कोई मायने नहीं रखता, यानी मायने नहीं रखता इन द सेंस कि मतलब उसको कोई प्रेशर नहीं लगाना है। उसको अगर वो एक उंगली से भी घुमाएगा ना तो कितना भी बड़ा एयरक्राफ्ट और कितनी भी तेज चल रहा है वो अपने आप ही घूम जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास ये सारे के सारे सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, हाइड्रोलिक या फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, हम एंटी सर्वो टैब्स लगाते हैं। इनका काम क्या है कि ये एयरक्राफ्ट के सर्फेसेस में अपोजिट नहीं सेम डायरेक्शन में घूमते हैं। जैसे आपने भी बैलेंस टैब देखा, ट्रिम टैब देखा और सर्वो टैब देखा, ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। राइट, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाके ये करते क्या है, तो आपके कंट्रोल सरफेसेस को अपोजिट डायरेक्शन में पावर देते हैं। यहां पर क्या है, जो आपके एंटी बैलेंस टैब है ये उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में
प्राइमरी कंट्रोल सरफेस। तो इससे क्या होगा, ये खुद के ही यानी प्राइमरी कंट्रोल सरफेस पे ही और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो पायलट इसको मूव कर रहा है आपके कॉकपिट में बैठ के, उसको थोड़ा फील आएगा कि हाँ वही मूव कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर में हैं या गाड़ी में हैं, जब आप घुमाते गाड़ी को तो आप ऐसे फील करते हैं ना प्रेशर, तो आपको पता चलता है हाँ गाड़ी मूव हुई। बट अगर आपको वो प्रेशर ना फील हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि गाड़ी मूव हुई कि नहीं हुई, अगर आपको बाहर नहीं दिख रहा है तो इसीलिए आपके जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें इनको प्रेशर देने के लिए लगाया जाता है ताकि ये पायलट को फील हो सके। ठीक है, फिर बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जिनकी डिजाइनिंग में कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एयरक्राफ्ट है, ये हमेशा 1 डिग्री इधर ही घूमता रहता है। ठीक है, तो अगर आप इन पर रडर ना दो तो 1 डिग्री ऐसे घूमता रहेगा, तो ये क्या करेगा, अपने फाइनल डेस्टिनेशन को मिस कर जाएगा। तो इसकी वजह से क्या करते हैं, इसका रडर जो है ना वो 1 डिग्री राइट की तरफ मोड़ देते हैं परमानेंटली। तो इससे क्या होगा, इसका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ये हमेशा स्ट्रेट करेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है फिर ऐसे एयरक्राफ्ट को अप्रूवल ही क्यों मिलता है। तो जब सब कुछ ठीक है, सिर्फ इतनी छोटी प्रॉब्लम की वजह से उसका डिजाइन अनअप्रूव नहीं कर सकते, और क्योंकि ये पूरी तरह से सेफ और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो उसको अप्रूवल मिल जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अब हाई लिफ्ट डिवाइसेस की। हाई लिफ्ट डिवाइसेस में सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है आपका फ्लैप। ठीक है, तो फ्लैप जो है आपके एयरक्राफ्ट के इनबोर्ड हिस्से में लगता है, यानी कि आपका जो ये विंग है, इस विंग में बाहर की तरफ एलेरोन्स लगते हैं और अंदर की तरफ यहाँ फ्लैप्स लगाया जाता है। ठीक है, इनबोर्ड सेक्शन में। तो फ्लैप्स का काम क्या होता है, फ्लैप जो है अपनी जगह से नीचे की तरफ ऐसे आते हैं निकल करके। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके विंग का कैम्बरनेस बढ़ जाता है, और विंग का कैम्बरनेस बढ़ने की वजह से एयरक्राफ्ट के ऊपर टोटल लिफ्ट जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा लिफ्ट होने की वजह से हमें फायदा ये होता है कि आप कम स्पीड पर एयरक्राफ्ट को लैंड कर सकते हैं और कम स्पीड पर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा यूज है कि आप रनवे कम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो आप 200 की स्पीड पे उड़ जाओगे तो हो सकता है 1 किलोमीटर रनवे चाहिए। अब अगर आप 300 की स्पीड से अगर आप उड़ोगे तो आपको हो सकता है 3 किलोमीटर का रनवे चाहिए, राइट। तो इस वजह से ही हमारे ये फ्लैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैप को हम बहुत बार यहां भी लगाते हैं, लीडिंग एज में भी लगा देते हैं। ठीक है, तो लीडिंग एज में जो फ्लैप लगता है उसको हम लीडिंग एज फ्लैप कहते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्लैप जो है वो रूगर फ्लैप है। तो वो भी क्या होता है, यही आपके लीडिंग एज में छुपा हुआ होता है, अंदर से ऐसे बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, उसका भी काम यही होता है कि और ज्यादा लिफ्ट इंक्रीज करना, यानी ट्रेलिंग एज यानी पीछे से तो मिल ही रहा है, आगे से भी और लिफ्ट इंक्रीज करना। साथ साथ जब ये लीडिंग एज के फ्लैप बाहर की तरफ खुलते हैं ना, तो ये जो भी सामने से एयर आ रही है ना उसको एक गैप भी प्रोवाइड करते हैं, उसमें एक रास्ता भी होता है छोटा सा। ठीक है, यानी जब यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं तो यहाँ गैप बन जाता है, स्लॉट बन जाता है, उस गैप से वो बाहर की तरफ से भी आने वाली एयर जो है उसके अंदर से निकल जाती है। इससे क्या होता है, आपका बाउंड्री लेयर जो है वो एनर्जाइज रहता है और ड्रैग बहुत ज्यादा कम क्रिएट होता है आपके एयरक्राफ्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हमारे काम हो गए फ्लैप्स के। अब फ्लैप जो लीडिंग एज वाले तो एक ही हैं, बहुत पॉपुलर है ये वाला, बट जो ट्रेलिंग एज में लगते हैं यानी पीछे के हिस्से में लगते हैं, जो सारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट में आपको मिलेंगे, और इनका रेंज अगर हम बात करें तो लगभग 45 टू 50 डिग्रीज के आसपास ये मूव करते हैं। ठीक है, तो ये कई प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे कि प्लेन फ्लैप यानी सीधे सीधे नीचे की तरफ खुलेगा, उसमें कोई झंझट नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल टाइप का फ्लैप। दूसरा है आपका स्प्लिट फ्लैप। स्प्लिट फ्लैप कैसा होता है, ये आपका ट्रेलिंग एज है, यहां से नीचे की तरफ ऐसे ओपन हो जाता है। ठीक है, तो नीचे से ओपन होने की वजह से उसमें ड्रैग वगैरह ज्यादा क्रिएट होता है, ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। प्लेन फ्लैप बहुत ही छोटे एयरक्राफ्ट में है और स्प्लिट फ्लैप जो है बहुत ही कम एयरक्राफ्ट में यूज होता है। तीसरा है आपका फाउलर फ्लैप, जो मीडियम एयरक्राफ्ट में आपको मिलेगा। ये बड़ा यूजफुल है, क्यों, क्योंकि ये पहले आउटबोर्ड जाता है फिर डाउनवर्ड जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके ट्रेलिंग एज से पहले बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है, फिर नीचे की तरफ जाएगा। बाहर की तरफ निकला मतलब आपके विंग की सरफेस एरिया बढ़ गई, ठीक है, तो लिफ्ट बढ़ गया। फिर नीचे की तरफ गया तो विंग का कैम्बर बढ़ गया, अगेन लिफ्ट बढ़ गया। तो यानी जनरल जितने भी हमारे प्लेन या स्प्लिट फ्लैप होते हैं उनसे ज्यादा लिफ्ट इंक्रीज करता है हमारा फाउलर फ्लैप। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा कॉस्ट हाई होता है, तो ये मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट में इनका यूज नहीं किया जाता। ठीक है, एक और भी वजह है कि जब ये बाहर से नीचे की तरफ जाते हैं ना, बाहर निकल के नीचे, तो ये ड्रैग भी बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं, क्योंकि सामने वाली आने वाली एयर के पास ना पीछे निकलने के लिए रास्ता नहीं होता है। तो इसको थोड़ा इनहेंस किया गया, ठीक है, और ज्यादा अच्छा बनाया गया और डिजाइन किया गया हमारा स्लॉटेड फ्लैप, जो कि आज के हर मॉडर्न एयरक्राफ्ट में और बड़े एयरक्राफ्ट में यूज होता है। स्लॉटेड फ्लैप क्या होता है कि वो मोर देन वन फ्लैप होता है, यानी एक फ्लैप यहाँ है, बीच में थोड़ा गैप है, फिर एक फ्लैप यहाँ है, फिर थोड़ा गैप है, फिर एक फ्लैप यहाँ है। ठीक है, तो अब जब वो बाहर की तरफ निकलता है ना, तो ऑब्वियसली लिफ्ट तो बढ़ा ही रहा है, साथ साथ जो गैप है बीच में उससे आपका ड्रैग कम क्रिएट होता है, क्योंकि जो आपका एयर सामने से आ रहा है उन गैप से बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे टाइप्स ऑफ फ्लैप की। रूगर फ्लैप यानी लीडिंग एज फ्लैप की हमने बात करी ली। बहुत सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट में आपने फ्लैपरॉन्स देखे होंगे। ठीक है, फ्लैपरॉन्स क्या होते हैं, ऐसा फ्लैप जो एलेरोन की तरह भी काम करे और फ्लैप की तरह भी काम करे। ठीक है, तो जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं ना, उनका यहाँ विंग छोटा होता है, तो विंग छोटे होने की वजह से इतना जगह ही नहीं है कि अलग अलग फ्लैप और एलेरोन दे। तो इसी को अगर दोनों को एक साथ नीचे कर दिया तो कैम्बर बढ़ा, लिफ्ट बढ़ गया, तो फ्लैप की तरह। एक ऊपर एक नीचे कर दिया तो ये रोल कर गया, तो ये क्या हो गया, एलेरोन की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फ्लैपरॉन्स। फिर हमारे आते हैं स्लैट और स्लॉट्स। ठीक है, ये भी हाई लिफ्ट डिवाइसेज ही हैं।
तो अभी हमने देखा ना लीडिंग एज में फ्लैप लगा हुआ था, तो अभी वो पुराना मेथड हो गया। नए मेथड में हम क्या करते हैं, स्लैट स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्लैट और स्लॉट क्या है, दोनों के दोनों ही हाई लिफ्ट डिवाइसेस हैं जो आपके लीडिंग एज में लगाए जाते हैं। ठीक है, जो स्लॉट होता है वो एक्चुअली गैप को भी हम बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। स्लॉट जो है वो परमानेंटली इंस्टॉल्ड होता है हमारे एयरक्राफ्ट पे, यानी जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं उनपे। और स्लैट जो है ना वो मूवेबल सरफेस होता है, यानी जब आपको जरूरत है टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर तब आप उसको बाहर निकालिए, नहीं तो वो लीडिंग एज में एकदम चिपक जाता है, खो जाता है। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ड्रैग कम क्रिएट होगा जब क्रूज होगा, क्योंकि वो मूवेबल है, उसमें रुक गया। और जब आपका एयरक्राफ्ट लैंड या टेक ऑफ कर रहा है तो आप उसको बाहर की तरफ निकालिए, तो आपका एंगल ऑफ अटैक का भी लीवरेज बढ़ जाता है, आप ज्यादा एंगल ऑफ अटैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ आपका लिफ्ट भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर हमारी बात आती है एलिवोन्स और रडर वेटर्स क्या होते हैं। तो एलिवोन्स भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जिनमें इतना जगह नहीं होता, तो जो एलिरॉन और एलिवेटर का काम है वो एक ही सरफेस से लिया जाता है और हम उसको बोलते हैं एलिवोन्स। इसी तरह से रडर वेटर्स होते हैं जो हमारे बहुत पुराने एयरक्राफ्ट हैं और बहुत छोटे एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि बीच बोनेंजा, उसमें आपने देखा होगा, जैसे यहां आप देख रहे हैं, ये है आपका वर्टिकल स्टेबलाइजर और ये है हॉरिजॉन्टल। ये दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री पे हैं, राइट एंगल्स पे हैं। वो ऐसा वी की तरह होता है, मतलब उनका एक एंगल ही बड़ा स्पेसिफिक एंगल होता है। इसकी वजह से सेम सरफेस को आप रडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एलिवेटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए उसे हम बोलते हैं रडर वेटर। ठीक है, रडर की तरह भी और एलिवेटर की तरह भी। फिर आते हैं आपके ड्रैग इंड्यूसिंग डिवाइसेस, जो हम पहले भी पढ़े हैं। सबसे पहला है स्पॉइलर। ठीक है, तो स्पॉइलर कहां होता है, आपके विंग के ऊपर वाले हिस्से में लगा होता है, और इसका काम ये होता है जब एयरक्राफ्ट लैंड करे ना तो ये विंग के ऊपर ऐसे खुल जाता है। ठीक है, यहां ऐसे बंद हुआ है, ऐसे खुल जाएगा, तो सामने से आने वाली एयर को रोकेगा मतलब ड्रैग क्रिएट करेगा और एयरक्राफ्ट की स्पीड को स्लो करेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ड्रैग इंड्यूसिंग डिवाइसेस। साथ साथ ये रोलिंग के टाइम पे भी काम आता है। हमने पिछला प्राइमरी कंट्रोल सरफेस में पढ़ा है कि जो विंग आपके जिसको कम लिफ्ट चाहिए, यानी जिसको नीचे लेकर के जाना है, उस वाले विंग के ऊपर ही ऊपर की तरफ उठ जाता है थोड़ा सा, ताकि एलेरॉन्स की मदद किया जा सके और एक स्मूथ रोल जो है परफॉर्म किया जा सके। साथ साथ स्पीड ब्रेक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई यहाँ पर फ्यूजलाज में लगा होगा, कहीं कहीं पे लगा होगा, अलग अलग जगहों पर लगा, और सबका काम यही है ताकि वो ओपन हो जाए और खुल जाए, ताकि आने वाली एयर स्पीड को कम किया जा सके और एयरक्राफ्ट पर ड्रैग जो है वो क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये सेकेंडरी कंट्रोल सरफेसेस खत्म होता है। तो सेकेंडरी कंट्रोल सरफेस ऐसा कोई भी सरफेस जो एयरक्राफ्ट के प्राइमरी कंट्रोल सरफेस या फिर एयरक्राफ्ट को खुद हेल्प करे ताकि वो अच्छे से अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंट्रोल सरफेस। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सबको शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा लोग जुड़ सकें, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। थैंक यू।